नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जावेद हूं और मेरे इस जानिब आप देख सकते हैं कि सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन मिस्टर सुभान साहब मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक दिनार या जो है हर वक्त एक ताज़ा मौजू के ऊपर और जो है जो हालत हाजिरा जो होता है उसके ऊपर तबसरा करते हैं, बात करते हैं। लेकिन आज बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे स्टूडियो में आज एक शहर हैदराबाद की एक मारूफ सूफी साहब जो है ना तशरीफ लाए हैं। और ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सूफी साहब कोई मोहताज तारुफ नहीं है। ना सिर्फ ये कि हमारी रियासत तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों में भी आपका शोहरा है बेबाकी के अंदर और साफगोई के अंदर और हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, खराब काम के लिए अवाम को नुकसान पहुंचाने वाले काम की तनकीद करना और अच्छे काम की तायद करना बरजस्ता जो है ना आप करते हैं। दूसरा, औकाफी जायदादों लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक जो है जाने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन की नाजिबा कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि वहां पे आपको ठहरना पड़ा। बहरहाल आइए जो है ना हम आज उनसे बात करते हैं। सूफी साहब, सबसे पहले मैं आपका हमारे ये स्टूडियो में खैर मकदम करता हूं और सब आप कुछ बोलना है। सूफी खैरुद्दीन साहब जो सदर हैं सूफी उलमा काउंसिल के, और कई एक तंजीमें जो हैदराबाद में चलती है जो मजलूमों की आवाज़ बनकर हुकूमतों के सामने जाती हैं, उनके सरपरस्त है और सदर भी है। ये एक छोटा सा तारुफ था। आगे जो आज बात करने वाले हम लोग वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक ही बात है। और एक ही हुकूमत, एक ही पार्टी की हुकूमत दो रियासतों में, और दोनों रियासतों में मुसलमानों के साथ सलूक अलग अलग, इसकी वजह क्या है सूफी साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आप दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ASJ चैनल, इधर मेरे जावेद भाई है और इधर हमारे सुभान भाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में तेलंगाना में जर्नलिस्टों की खासी तादाद है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो अवामी अहम मसाइल को मौजू बनाकर हुकूमत के सामने और अवाम के सामने पेश करना, ये ऐसे गिने चुने जर्नलिस्ट बाकी रह गए। माँ बाकी मौखती नदाकत से जो ना अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए और कई किस्म के न्यूज डाल देते हैं। मैं आप दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप मुसलमानों के हकीकी मसाइल को उठाने के लिए आप लोग पेश रहे हैं। अब जो मुझसे सवाल किया गया है कि रियासत कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन कर्नाटक हुकूमत ने 3-4 महीने पहले मुसलमानों के देरीना एक ऐसे मसले की तकमील की है जो हर वक्त एक मुसलमानों की शदीद जरूरत है। देखिए, आप एक वक्त की अगर किसी को खाना नहीं मिला तो वो रह सकता है, लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको तवील वक्त तक रख नहीं सकती। और कई वाक़यात ऐसे सामने आए हैं कि उनके रिश्तेदार दूर दराज मुकामात पर है और बिलखुसूस गरीबों के पास दूसरे स्टेट में है, दूसरी जगह है, वो बसों से ट्रेन से आना। तो इसके लिए हमारे शहर में तकरीबन हर मस्जिद में एक फ्रीजर होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में कई मसाजिद में अहले खैर हज़रात ने इंतजाम किया है। लेकिन ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि हमारा रियासती वक्फ बोर्ड आंखें बंद कर लेके बैठा हुआ है, जबकि कर्नाटक वक्फ बोर्ड कई फ्रीजर्स को जो है ना वहां पे मसाजिद में वक्फ बोर्ड की जानिब से रखा गया है। और उससे हटके कई नए एम्बुलेंस खरीद कर वो जो है ना बीमारों के लिए, मैयतों के लिए उसको जो है ना रखा गया है। जबकि हमारे तेलंगाना के वक्फ बोर्ड में हम तकरीबन 5-6 साल से मुसलसल ये आवाज उठा रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहला अहम मसला है कि मैयतों की मुंतकिली के लिए गाड़ी का इंतजाम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल है ही नहीं। एक शर्म की बात यह है कि आप किसी भी शमशान घाट के पास चले जाइए, आपको 10-12 गाड़ियां मिलेंगी। आप जो है ना किसी क्रिश्चियन कब्रिस्तान के पास जाइए, वहां पर मिल जाएंगे आपको।
और हमारे शिया बिरादरी के पास चले जाइए, उनके पास 2-3 गाड़ियां हैं। लेकिन इतनी बड़ी सुन्नतुल जमात की आबादी है कि कितनी शर्म की बात है कि हमारे पास एक दो मैयत के लिए गाड़ी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर मैं उन तमाम को मौरूद इल्जाम ठहराता हूँ, चाहे वो सियासी कायद हो या समाजी हो या किसी और तंजीम से हो। बड़े बड़े तंजीमें हैं हमारे पास, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं चलती। जब हम इससे 5 साल पहले ये मसला उठाए सलीम साहब के जमाने में, तो उन्होंने कहा कि साहब एक गाड़ी लिए थे लेकिन उसका मेंटेनेंस बराबर नहीं हो सका, वो लोग तरकारी लाने रख ली। यानी ये इंतजामिया वक्फ बोर्ड का इतना मजबूर हो गया है कि एक गाड़ी को नहीं रख सकते। तो मैंने ये भी कहा था उनसे कि भाई 1 या 2 गाड़ी आप वक्फ बोर्ड से जो ना इंतजाम कराइए, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बोलने के बावजूद ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल अपनी निगरानी में हम ड्राइवर रखेंगे, गाड़ी का खर्चा उठाएंगे और हम जो है ना उसका इंतजाम करेंगे, लेकिन किसी की कान पे जू नहीं चली जी। अब उसके बाद जो है ना, अब जो बीच में आए थे चेयरमैन साहब, तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज था, उनका एक ही जो है ना ईमान था, एक ही मकसद था आने का कि बैठी गंगा में हाथ धो लेना, उन्हें धो लेके चले गए। लेकिन अब जो चेयरमैन साहब आए हैं, हम इनसे बड़े तवक्कुआत रखे थे। अच्छा, वो भी पास टर्न हो गया, वो भी बड़े हम तवक्कुआत रखे थे जी। लेकिन ये भी हमको जो ना चॉकलेटा देने में वो भी माहिर निकले। बिल्कुल 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 माहिर निकले इन्होंने। और तकरीबन जब से इन्होंने आए हैं, इन्होंने सिर्फ जो ना बहलाते जा रहे हैं। अब एक काम अच्छा इनके दौर में ये हुआ है कि अनीसुल गुरबा जो टिमरिस के हवाले हो गया था, तो तमाम हमारे शहर की बड़ी बड़ी तंजीमों ने मिलकर इसके लिए जो जद्दोजहद की है, तो वहां पर इनको घुटने टेकना पड़ा। तो 2 फ्लोर 2.5 फ्लोर अनीसुल गुरबा को वापिस मिले। ये एक काम इन्होंने किया है। माँ बाकी इनके बुलंद बांग दावे हम औकाफी जायदादों की हिफाजत कर रहे हैं। अब बावसूख जराए से हमको ये इत्तला मिली है और इनका एक वीडियो भी है, आप जाके यूट्यूब पे देखिए, एक वीडियो है इनका। तो इन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि जो गैर मजाज कब्जेदार है वो आकर हमसे मिले। अच्छा, हम तुमको कानूनी मौकूफ देंगे, किराएदार बनाएंगे। तो यानी जो भी कब्जेदार है आप इनको किराएदार बना देंगे। और हमारे मुसलमान जो ना एड़ियां लग रही जी, रहने को छत नहीं है, किराए को घर नहीं है, किराया घर लिए तो किराया देने के लिए आमदनी नहीं है। नहीं, इनके बयान से ये जाहिर हो रहा है कि पहले कब्जा कर लो, तो कब्जा कर लो, उसके बाद ले लो। तो अब ये कौन सा इनका व्हाइट कलर है भाई? सही बात, इनका कौन सा व्हाइट कलर है? कौन से दूध के धुले हुए हैं इन्हों? अब उसके बाद से देखिए, आज तक वक्फ बोर्ड में हमारे ये चेयरमैन साहब इतने मसरूफ रह रहे हैं, तो अब हमको ये जो ना खदशा है, बल्कि ये इत्तला भी आई है कि जितने कब्जेदार आ रही आके मिल रही, इन्हों जो ना किरायानामे बना के देते जा रही। अब जाहिर बात है कि करोड़ों की जमीनों को इन्होंने लाखों तो वक्फ बोर्ड के वास्ते नहीं ले रहे होंगे। और फिर जो है ना, अब ये भी देखने में आया है, हमारे सुनी हुई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, देखने में आया है कि जो हमारा गुलाम रिपोर्टर है, जो वक्फ जायदादों की दलाली में वो नंबर 1 जो है ना माना जाता है, उसका भी वक्फ बोर्ड में आना जाना है। दलाली से फायदे याब भी हो चुके हैं। और फिर अभी हाल में हम कांग्रेस के कुछ लीडरों को भी वक्फ बोर्ड में देखे। अच्छा, हाँ, तो जबकि जो है ना आपका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, आप तो अवामी मसाइल को उठाना है। हाँ, आज उर्दू अकेडमी ठप होकर पड़ी हुई है, फाइनेंस कारपोरेशन में कुछ भी नहीं है। हाँ, कई मुसलमानों के मसाइल है, लेकिन आपको वक्फ बोर्ड का क्यों याद आया? तब ये भी बैठी गंगा में हाथ धोना, क्योंकि अब ये सियासी बेरोजगार हो गए। हुकूमत तो आ गई है, लेकिन उनको कोई पोस्ट नहीं मिला। तो अब ये जो है ना मिला के ये सब मिलके जो ना ये गेम बजा रहे हैं। ये तो ये किसी शायर ने कहा कि छुपाओ लाख पर्दों में हकीकत छुप नहीं सकती, मोहब्बत छुप सकती है, अदावत छुप नहीं सकती। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी की जा रही है, ये छुपने वाली नहीं है। हाल ही में जो आपका वक्फ बोर्ड का दौरा हुआ, उर्दू एकेडमी और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात हुई, तो उस बातचीत से क्या निकल के सामने आया? वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी और
आप वक्फ बोर्ड के लिए सवाल कर रहे हैं या उर्दू अकेडमी के? मैं उर्दू एकेडमी के लिए पहले करूंगा, बाद में वक्फ बोर्ड का भी सवाल है आपके। उर्दू अकेडमी का मसला ये है कि उर्दू अकेडमी में 2022, 23, ये 24 जी 3 साल से वहां पर जो इमदादी रकम दी जाती थी सहाफियों को, जर्नलिस्टों जी, को, जी। मुसन्निफों को, शायरों को, और वहां से कुछ उर्दू किताबें जो ना छपते थे और जो किताबें छपे हैं उनको इनामात दिए जाते थे, तो ये मुकम्मल काम ठप है। इससे पहले के जो चेयरमैन साहब थे जी तो माशाल्लाह उस वक्त की हुकूमत की आप दिमागी सलाहियत की जितनी तारीफ करे कम है कि वो खुद उर्दू से वाकिफ नहीं है, उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बना दिया। क्या जो है सितम जरीफी है, अफसोस उर्दू से वो खुद वाकिफ नहीं है, उसको उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बना दिए। अपने घर में बैठ के तनख्वाह ले रहा था। तो अब आपको याद होगा कि मैं जाके आबिस पीएस में उनके खिलाफ मैं मिसिंग कंप्लेन किया। अच्छा जी, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी आपकी। कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई। एक उर्दू घर, उर्दू अकेडमी के फंड से उर्दू घर बना सिलसिले में, लेकिन वहां पर नाम तेलुगु में लिखा हुआ है। क्या बात है, तेलुगु में लिखा हुआ है। जब मैं तहकीक किया उसके बाद हम उर्दू अकेडमी में गए, हमारे सुभान साहब भी साथ थे, तो चेयरमैन ये बोलता है कि उर्दू अकेडमी से पैसे नहीं गए, लेकिन वहां रिकॉर्ड में 55 लाख रुपए गए। तो इतनी बड़ी झूठ, इतनी बड़ी झूठ, तो ये उर्दू अकेडमी का हाल है। अब ये कांग्रेस लीडरों को ये नहीं दिख रहा वक्फ बोर्ड कैसे ग्रामर है। तो अब ये बात साफ जाहिर है कि ये भी बहती गंगा में इनको मालूम, इनको अंदाजा हो रहा कि अब ये इनकी सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, लिहाजा दोनों हाथों से लूटो। फिर एक सवाल आपसे ये है कि जहाँ से हम बात शुरू करे थे कि यहाँ के जो हैदराबाद शहर में जो रहने वाले जो गरीब मुसलमान लोग हैं उनके लिए फ्रिज का इंतजाम, तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है और उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हुकूमत से नहीं बोलेंगे साहब, हुकूमत से नहीं बोलेंगे, ये मसला हुकूमत कर रही है। हमारी वक्फ जायदाद की रकम मौजूद है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक जब से वक्फ बोर्ड बना है आज तक उसका हिसाब किताब कभी अवाम के सामने नहीं आया। बिल्कुल सही बात, कभी अवाम के सामने नहीं आया। तो फिर आखिर सालाना या महाना जो उसके इमलाक है, पूरा आपका मदीना मार्केट है, आपके पटेल मार्केट है, नबी खाना है, पत्थर गट्टी है, ऐसे कई हजारों जो है ना जायदाद है, तो उसका किराया कितना आना। मसाजिद से वक्फ फंड लेते आप, मसाजिद से भी लेते, तो वक्फ फंड आता, तो आखिर आ रहा तो कितना आ रहा, तो फिर वो जा रहा कहाँ, जा रहा कहाँ। अब और एक शर्म की बात बता रहा हूं मैं आपको, साबिक में जनाब मोहम्मद सलीम साहब जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो कोविड के वक्त उन्होंने मैयतों के लिए 5,000 रुपए उन्होंने मुकर्रर करके ना, इतना बेहतरीन उन्होंने जो है ना उसको तरीक़ेकार बनाया था कि हेल्पलाइन पे फोन जाते वहां का आदमी मैयत के घर पे आ जाता है जी, बिल्कुल, आके वहां से जो है ना आधार कार्ड ले लेके वही पैसे दे देकर चले आते। अब ये हमारे अजमतुल्लाह साहब आने के बाद से मुसलसिल में नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मैं बता रहे दे रही। अब वो 1-2 मरतबा इन्हों आधी रात के टाइम पे इनके फोन से दाले करते, समझे आप। खैर ठीक है भाई, दाले भी होंगे, एक मुसलमान है आप भी, हम उसका यकीन करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि 1-2 को डालने से मसले का हल नहीं है ना। मसले का हल तो ये है कि वहां पर हेल्पलाइन में जब फोन आया तो फौरी वहां से आदमी निकलना चाहिए। और वहां का जो स्टाफ है हमारे अजमतुल्लाह साहब को ऐसा फिरा नहीं, अच्छा जो गुरु लोग बैठे हुए वहां भी बैठे हुए हैं, ऐसा फिरा नहीं, पुराने लोग बकौल हमारे अजमतुल्लाह साहब खुद एक जुमला बोले थे कि साहब मैं जिंदा वलियों के बीच में बैठ के काम कर रहा हूँ। ये उनके अल्फाज थे, जिंदा वलिया इनके बीच में बैठ के काम करो, तो उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार कर दी हो। तो अब ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि एक बड़े कारपोरेशन का एक चेयरमैन अपने स्टाफ को कंट्रोल में नहीं रख सका। तब आगे जो ना तरक्याती काम क्या होंगी। तो हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी मैयतों को रखने के लिए फ्रीजर का इंतजाम होना चाहिए और मैयतों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम होना चाहिए।
अगर आप लोग गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में बाविखार बरसों से खिदमत करने वाले तंजीमें हैं। सही। आप एक एक तंजीमों को एक एक गाड़ी की जिम्मेदारी दीजिए आप। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात, एक बिल्कुल एक गाड़ी की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वो ड्राइवर को वो रखेंगे, गाड़ी का मेंटेनेंस वो करेंगे, डीजल का इंतजाम वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप खरीद के तो दो, सही। खरीद के तो दो आप। हाँ? बिल्कुल। शर्म की बात है साहब, इतना बड़ा शहर है हमारा, हाँ? हमारी तादाद देखा जाए तो हम लाखों में हैं, एक मैयत गाड़ी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। हाँ? अफसोस का शर्म से डूबने की बात है। साहब, ये दूसरा मेरा सवाल है कि आपने जो है परसों भी एहतजाज किया था मौज़नीन के लिए, जो उनके एजाज़े के लिए, वो बात कहाँ तक पहुंची? अब मैं अभी जो बताया ना साहब, अब ये भी चॉकलेट देने की आदत सीख लिए हूँ। एक वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है, अगर वो सीढ़ी पे मतलब मुलाजिमत के लिए एक मुत्तकी परहेजगार भी वहां पर चले गया तो सूरत तो मुत्तकी परहेजगार की रहेंगी। अज़ा होती जो उन्होंने मस्जिद में जाएगा बराबर और शरई लिबास पहनेगा बराबर, लेकिन उसके अंदर शैतानियत खुद ब खुद आ जाती, बिल्कुल। Anyway, खुद ब खुद आ जाती शैतानियत। तब आपको कई ऐसे चेहरे वक्फ बोर्ड में आपको इम्प्लाइज में दिखेंगे, अरे ये लो, अरे बेचारे इन्हों मुर्शद है, वो हरी टोपी पहने हुए, अरे पिशानी पे गट्ठा है इनके। हाँ, लेकिन उनके कारनामों पे नजर डालो आप कि उनके करामत बहुत रहेंगे। अब बहुत बड़े बड़े करामता है लोग ये नहीं। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये वक्फ जायदादों की निशानदेही करने वाले ये चोर इंस्पेक्टर रहा है। बिल्कुल। ये लोग आके निशानदेही करते कि फलाने मुकाम पर इतनी है, और ये जो ना गुलाम रिपोर्टर को उतरा देते, गुलाम रिपोर्टर वहां पर जाता, समझे आप, अब वो दरगाह को मस्जिद को वहां पर बताता ये वीरान है फलाना है। अब उसके बाद वहां पर जो खबरेदार है उससे साजबाज होती, फिर अब उसको किरायानामा बनाया जाता है, अपना कमीशन ले लेते हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है चल रहा है। लेकिन सूफी साहब, एक बात ये है कि इंसाफ का दिन अभी बाकी है। बिल्कुल, किसी हाल- इंसाफ का दिन बाकी है। किसी हाल जितना है भी खुरपुर कर लो, हाँ? ये अल्लाह की जायदादें हैं, इंसाफ का दिन बाकी है, बाकी है, बराबर। और हिसाब होना बाकी है। इंशाल्लाह। न घोरे सिकंदर न खबरेदारा, न घोरे सिकंदर न खबरेदारा, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे। बिल्कुल। बेशक। किसकी क्या हैसियत है भाई? हाँ, सही है। हाँ? अरे पलक झपकने का हमको भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाएगी हमारे को। जो तुम दौलत जमा कर रहे हैं क्या तुम्हारे काम आएंगी? क्या वो दौलत तुम अपनी औलाद पे जो लुटा रहे हो वो औलाद सीधे रास्ते पर जाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं जाती। अब बात जो ना थोड़ी तलख हो जाएंगी मेरी कि साबिका हुकूमत में जो है ना बड़े बड़े धारकारियों के बच्चे जो ना रंगे हाथों पकड़ेंगे, बिल्कुल। तो हराम का पैसा खिला है वो हराम करते हुए पकड़े गए, तो सीधी सीधी बात है। तो वो माँ बाप के फरमा बरदार कहाँ रहेंगे, उनके पास अखलाक किरदार कहाँ से आएगा, बिल्कुल। क्योंकि हराम खिला रहे खिला हैं। तो इनका हजर भी वही होने वाला है। क्योंकि अब ये चूंकि मसला जो है ना ये औकाफ बोर्ड का है, आपका कोई सवाल? नहीं, इमाम मौजूदों के ताल्लुक से बात मेरा अधूरी सवाल- रही। जी जी बोलिए। हमारे चेयरमैन साहब हमारे को, हम गुज़िश्ता महीने से हम जो एक धरने का ऐलान किए थे, हाँ, आप लोग भी मौजूद थे, और बाग अम्मा में मौलाना अबुल कलाम आजाद ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में हाँ, प्रोग्राम था। तो उन्होंने भरे मजमे में ये वादा किया था कि 10,000 12,000 के लिए मैं आप लोगों को सिगरेटेट ले आके बात कराऊंगा। अच्छा। उसके बाद जब मैं फोन करा तो बोले 28 तारीख को ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए जो ना पार्लियामेंट्री कमेटी आ रही थी, जी जी। अब उसके बाद करेगी। हाँ, हाँ, अब उसके बाद फिर परसों गए वक्त कुछ हमला क्या हुआ, 1-2 दिन में जाएंगे। अच्छा। तो यानी ये चॉकलेट पे चॉकलेट दिया जा रहा है, बिल्कुल। और अभी इस वक्त 3 महीने के हमारे अम्मा मोहतरीन के एजाज़िये नहीं मिले। आप उसके इजाफा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, सही। और ये बड़ी ताजुब की बात है कि हमारे स्टेट के दूसरी कम्युनिटी के जो मजहबी रहनुमा है उनको 2 तारीख के दिन, पहली से 2 तारीख को उनके अकाउंट में ग्रीन चैनल के जरिए से उनको सैलरी आ जाती। हाँ, फिर ये इम्तियाज सुलूक क्यों आखिर? हम वही पूछना चाह रहे हैं। वजह बुनियादी क्या? इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि रहमत खास तेरी अखियार के काशानों पर बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ?
आज वो शेर जो ना सादिक आ रहा है बहुत बढ़िया। कि रहमत खास तेरी अखियार के काशानों पर और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। और रेवंत रेड्डी सरकार भी वही रवैया अख्तियार कर रही है जो पहले टीआरएस सरकार करी थी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि इन्हों 2 कदम ज्यादा है, इन्हों ज्यादा है। तो हम यहाँ से इस चैनल के जरिए से मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ, अब हम चेयरमैन साहब के कोई वादे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम अनकरीब हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। नाज़रीन, अब हमारी जो गुफ्तगू आप सुने हैं, इसका जो मकसद निकल कर सामने आया है वो ये है कि आइमा मौज़िनीन की जो तनख्वाहें रुकी हुई हैं उसे फौरी जारी किया जाए और इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की टाल मटोली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ जैसा कि जो एम्बुलेंस का मसला है, जैसा कि कोई बीमार हो जाता है तो जो गवर्नमेंट की तरफ से एम्बुलेंस चलती है वो दवाखाने तक बीमार को लाती है, वहां पे अगर वो गुजर जाए तो उसको घर तक नहीं पहुंचाती, उसके लिए मोटी रकम दवाखाने में जो गाड़ियां ठहरी रहती हैं उनको देना पड़ता है। तो इसलिए ये मैयतों को ट्रांसफर करने के लिए जैसा डिस्ट्रिक्ट का है तो उसके लिए फौरी ये गाड़ियों का इंतजाम करना उसका मुतालबा है। और डिफ्रीज का जहाँ पे मसला है, कई मसाजिदों में है और कई मसाजिद में नहीं भी है, और बाद लोग ऐसे हैं कि कुछ दे भी नहीं सकते पैसे, उनके लिए बहुत तकलीफ है। तो वक्फ बोर्ड की जानिब से डिफ्रीज का भी एहतमाम किया जाए मुख्तलिफ मसाजिद में और मुख्तलिफ महलों में। तो ये आज हमारी जो गुफ्तगू हुई है इसका असल मकसद और असल इसकी बात जो निकल के सामने आई है यही है कि एक तो आइमा मौज़िनीन की जो सैलरीज जो हुकूमत और वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी होती है वो फौरी जारी किया जाए और एम्बुलेंस और डिफ्रीज का एहतमाम तेलंगाना में हर पूरे तेलंगाना में किया जाए। कल तक के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर एक अहम मौजू के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो आए और अपने ज़रीन ख्यालात से हमारे दोनों इन चैनलों को जो है नवाजा। और मैं उम्मीद करता हूं और इस उम्मीद के साथ में और इस वादे के साथ में आपके कि आप हमारे पास मुसलसिल आप हमको वक्त देंगे। अरे इंशाअल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर वक्त मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अब मुसलसिल यहाँ पर आना जरा मेरे लिए मुनासिब नहीं है। कभी कभी आप लोग भी तकलीफ कर लिया करिए, जैसे आपकी सहूलत हो। इंशाअल्लाह ताला काम हमको मिलजुल कर करना है और हमारे मुसलमानों के मसाइल को हल करने तक हमको बेतकान कोशिश करना है। इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मोहम्मद जावेद को और हमारे सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन मिस्टर सुभान साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।